नमस्ते बच्चों। पिछली बार हमने पाठ 12 पढ़ा था, स्कूल चलो। इसका एक भाग हमने पढ़ लिया था। उसमें इसके लेखक जो हैं बच्चों, देखिए देवेंद्र कुमार जी हैं और इन्होंने बताया है कि किस तरह से हमारे लिए साक्षरता यानी पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। पढ़े लिखे होने पर हमें कोई मूर्ख नहीं बना सकता। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है मूर्ख बना देते हैं समाज में। अब जाइए तो पीछे आप लोगों को याद होगा 5वीं या 6वीं में एक पाठ था जिसमें साक्षात्कार कुछ ऐसा था, साक्षात्कार जैसा था। उसमें बताते हैं जो आते हैं अतिथि महोदय, तो कहते हैं ना कि कैसे जो है उनको जो है पढ़े लिखे न होने के कारण बैंक में किसी ने उनके पैसे जो है चेक ले करके और साइन करवा के और उनके पैसे निकाल लिए और लेके चला गया। उन्हें मूर्ख बना के उनके हाथ में थोड़े पैसे दे के और बाकी पैसे लेके चला गया। तो बच्चों ऐसा हो जाता है हमारे साथ। कब ऐसे जो है अचानक हमारे साथ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। जो है अगर हम पढ़े लिखे रहेंगे तो उसका जो है फ़ायदा हमारा जो समाज के ऐसे लोग हैं जो हमें मूर्ख बनाते हैं, ऐसे लोग हमारे जो हमें मूर्ख नहीं बना पाएंगे। हमें अज्ञानता से जो है उठना है बच्चों। जो अज्ञानीपना है हमारे अंदर, अनपढ़ है जो हम, तो उससे हट करके हमें पढ़ना लिखना सीखना है। तो बच्चों ये पाठ कुछ ऐसा ही है, स्कूल चलो। मैंने बताया था आप लोगों को इसमें साक्षरता बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो पिछली बार हमने पढ़ा कि किस तरह से जो भरतू रिक्शा चालक है वह कैसे जो है रिक्शा चालक है वो पढ़ना चाहता है। उसके मन में पढ़ने की बहुत इच्छा है। अनपढ़ है, बच्चों की पुस्तकें देखता है तो उसके मन में बड़े अच्छे ख्याल आते हैं कि मैं भी काश पढ़ लेता लिख लेता तो अच्छा है। आज मैं रिक्शा न चलाता, हो सकता है मैं पढ़ लिख लेता तो कुछ और काम कर लेता। तो बच्चों बहुत सारे काम मिल जाते हैं अगर हम पढ़ लिख लें तो हमारे समाज में जो है उस तरह से जो दूसरा काम है वो भी मिल जाता है। पढ़ लिखा पढ़ी का काम कभी मतलब बहुत सारे क्षेत्र खुले रहते हैं अगर हम पढ़े लिखे रहें तो देखते हैं कि किस तरह से भरतू को पढ़ाने का दायित्व जो है सरिता देवी लेती हैं और वो किस तरह से पढ़ाती हैं। चलिए बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा था पिछली बार कि रमेश को बुखार आ गया है और भरतू जब सुनता है कि बुखार आया है तो उसे एक झटका सा लगता है और वह बाकी बच्चों को स्कूल पहुंचाने चला गया। और उस दोपहर को वो पूरी तरह से अपने जो है गुमसुम रहा, यानी उसे कुछ सुध नहीं रही। वह अपने ख्यालों में खोया रहा। ठीक से खाना भी नहीं खाया भरतू ने। रमन बार बार पूछता रहा, उसका दोस्त है जो कि रमन, कि भरतू क्या बात है, पर भरतू ने कुछ नहीं कहा। अब देखते हैं उसके बाद क्या होता है बच्चों। इसके बाद वाली सुबह को रमेश के दरवाजे पर पहुंचकर उसने घंटी बजाई तो रमेश की माँ बाहर आई। भरतू, रमेश की तबीयत आज भी ठीक नहीं है, शायद 1-2 दिन और वह स्कूल न जा सकेगा। भरतू के हाथ में ए और बी यानी सेब और गेंद थे। उसने सरिता देवी से कहा, ये दोनों मेरे मास्टर जी को दे देना मैडम जी, अब तो मुझे पढ़ाएंगे नहीं ना। सरिता देवी क्या करती हैं, आश्चर्य से मुरझाए सेब और गेंद को देखती रहीं। फिर भरतू ने उन्हें सब बताया तो उनके चेहरे पर फीकी मुस्कान आ गई, लेकिन भरतू हंस न सका। उसने स्कूल वाली रिक्शा आगे बढ़ा दी। उस दोपहर भरतू ढाबे पर नहीं गया। ढाबे पर जहाँ पर खाना वाना खाया जाता है वहाँ वो नहीं आया। वह रमेश के घर के बाहर जा खड़ा हुआ। आसपास कोई न था। वह कुछ देर तक धूप में खड़ा रहा, फिर झिझकते हुए दरवाजे पर लगी घंटी बजा दी। कुछ पल ऐसे ही बीत गए। उसे दोबारा घंटी बजाना ठीक न लगा। न जाने रमेश की माँ क्या सोचने लगी। उसका मन रमेश से मिलना चाहता था, पर संकोच भी था। उसके मन में एक जो है संकोच था, लज्जा थी। वह वापस मुड़ने लगा। तभी दरवाज़ा जरा सा खोलकर सरिता देवी ने बाहर झांका। भरतू को देखकर वह चौंक पड़ी। उन्होंने कहा, भरतू तुम इस समय कैसे, क्या चाहिए तुम्हें? भरतू सकपका गया, हकलाता सा बोला, जी मैंने सोचा अपने मास्टर जी को देख लूं, उनकी तबीयत कैसी है। मास्टर जी शब्द पर सरिता देवी हंस पड़ी। देखो बच्चों, मास्टर जी छोटे से बच्चे को जब सुना उन्होंने तो वो हंस पड़ी बच्चों।
आगे कहा, भरतू तुम्हारे मास्टर जी की तबीयत अब ठीक है, आओ अंदर आ जाओ, धूप में क्यों खड़े हो। यह कहकर उन्होंने दरवाज़ा पूरा खोल दिया। भरतू को लग रहा था इस समय आना शायद ठीक नहीं रहा, पर अब वह वापस नहीं लौटा जा सकता है। वह झिझकते कदमों से अंदर घुस गया। आओ भरतू, यहाँ आओ, कहते हुए सरिता देवी ने एक कमरे में आने का इशारा किया। भरतू ने कहा, मैडम जी, अब आपने बता दिया ना कि हमारे मास्टर जी ठीक हैं, बस अब जाता हूँ, आप तकलीफ़ ना करें। नहीं नहीं, तकलीफ़ कैसी, तुम अपने मास्टर जी से मिलने आए हो तो क्या बिना मिले चले जाओगे। आ जाओ, इतना घबरा क्यों रहे हो। कैसे हो मास्टर जी, कहते कहते भरतू हंस पड़ा। उसने देखा सेब और गेंद पलंग पर रमेश के पास रखे थे। मैं ठीक हूँ, रमेश ने कहा। फिर बोला, तुमने ए बी माँ को लौटा दिए, ऐसे कैसे पढ़ोगे। लो, ले जाओ और ध्यान से याद करो, तभी तो आगे पढ़ाऊँगा तुम्हें। भरतू, खड़े क्यों हो, बैठ जाओ, सरिता देवी ने कहा। उनके हाथ में पानी का गिलास और प्लेट में कुछ नाश्ता था। भरतू जमीन पर ही बैठ गया। सरिता देवी ने कहा, वहाँ जमीन पर नहीं, कुर्सी पर आराम से बैठो। जी मैं यहीं ठीक हूँ, भरतू ने कहा और उठ खड़ा हुआ। उसने कुछ खाया नहीं। मास्टर जी, जल्दी ठीक हो जाओ, फिर आगे पढ़ाना, कहकर सेब और गेंद रमेश के हाथ से ले ली और बाहर निकल आया। रमेश की तबीयत ठीक देखकर उसका मन खुश होया। एक बार मन में आया कि हौले से जो है रमेश को देख रमेश के सिर पर हाथ सहला दी, पर हिम्मत नहीं हुई। बाहर निकलते हुए सरिता देवी की आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ, बाहर निकलते हुए जो है सरिता देवी की उसको आवाज़ सुनाई दे दी। अब आगे क्या होता है बच्चों कि सरिता देवी जो है वो जो है सोचता है, वो क्या सोचता है कि जो है भरतू के सर पे वो रमेश के सर पर वो सहला दे, हाथ रख दे कम से कम। लेकिन उसकी हिम्मत जो है, पढ़ा लिखा नहीं है उतना, उसके मन में बाहर किसी जैसे जाके किसी के घर में, और इतनी हिम्मत उसकी नहीं पड़ती है। बाहर जब वो निकलता है बच्चों, तो सरिता देवी की आवाज़ सुनाई देती है। बोलती हैं, भरतू कल रमेश को लेने आ जाना, अब इसकी तबीयत ठीक है। अगली सुबह रमेश माँ के साथ घर के बाहर खड़ा मिला। भरतू से नज़रें मिलते ही रमेश और उसकी माँ मुस्कुरा दिए। भरतू भी हंस दिया। दोपहर को रमेश को घर छोड़ने आया तो सरिता देवी ने कहा, भरतू शाम को 5 बजे आना, आ सकोगे, बहुत काम तो नहीं रहता। जी आ जाऊँगा, भरतू ने कहा और ढाबे पर जा बैठा। मन प्रसन्न था। रमन ने पुकारा, क्यों भरतू, पढ़ाई कैसी चल रही है। बहुत बढ़िया, भरतू ने कहा और हंस दिया। भरतू 5 बजे रमेश के घर के बाहर पहुंच गया। कुछ देर बिना घंटी बजाए सोच में डूबा रहा। मन में कुछ डर था, न जाने रमेश की माँ ने क्यों बुलाया है। कुछ देर बाद उसने घंटी बजा ही दी। दरवाज़ा रमेश ने खोला। उसे देखते ही हंस पड़ा। बोला, आओ भरतू आओ, अंदर चलो, कहकर रमेश ने भरतू का हाथ पकड़ लिया और उसी कमरे में ले गया। सरिता देवी कुर्सी पर बैठी थीं। उन्होंने कहा, भरतू यहाँ बैठो, रमेश बता रहा था तुम पढ़ना चाहते हो। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। भरतू लजा गया। बोला, मैडम जी, यह तो मैंने यूं ही मजाक में कह दिया था, भला अब क्या पढ़ूँगा मैं। हाँ, गांव के स्कूल में मेरा बेटा नन्हा जरूर पढ़ता है। भरतू, तुम्हारे घर में कौन कौन है, सरिता देवी ने पूछा। भरतू उन्हें अपने गांव घर की बातें बताने लगा। न जाने क्या क्या बता गया, फिर एकाएक रुक गया। बोला, माफ़ करना मैडम जी, मैं तो यूं ही कह रहा था, भला ये भी कोई बताने की बातें हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे तो तुम्हारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। और बताओ, असल में मैं तो कभी गांव गई नहीं, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, क्या क्या करते हैं, केवल किताबों से ही पता चलता है, या फिर फिल्में देखूं तब। भरतू उठने को हुआ
पर सरिता देवी ने रोक लिया। बोली, मैंने जिस बात के लिए बुलाया था वह तो अभी मैंने कहा ही नहीं। तुम पढ़ना चाहते हो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। रमेश के पापा को भी पसंद आई ये बात। मैडम जी, वह तो मैंने ऐसे ही हंसी में कह दी थी, भरतू ने संकोच से कहा। नहीं, इसमें संकोच कैसा? अगर तुम चाहो तो शाम को 5 बजे रोज़ आ सकते हो। मैं पढ़ाऊँगी तुम्हें। शादी से पहले मैं बच्चों को पढ़ाया करती थी। अब भी मन करता है ऐसा कोई काम करने का। पर भरतू तो बड़ा है माँ, रमेश ने कहा। पहले बच्चों को पढ़ाती थी, अब बड़ों को पढ़ाऊँगी। भरतू से ही शुरू होगा मेरा यह स्कूल। तो क्या मुझे आप सचमुच पढ़ाएंगी? भरतू ने पूछा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं था। हाँ भरतू, मैं सच ही कह रही हूँ। जिस दिन मुझे कोई काम नहीं होगा तो मैं तुम्हें बता दूँगी। जब तुम रमेश को छोड़ने आओगे उस दिन तुम पढ़ने आ जाना। बाहर निकलने से पहले रमेश के सिर पर हाथ रखने से भरतू खुद को रोक नहीं पाया। ऐसा करते समय उसकी आंखें भीग गईं। तो बच्चों, आपको ये बहुत अच्छी सी कहानी है, समझ में आ गई होगी कि किस तरह से भरतू पढ़ना चाहता है और उसके मन में बड़ी इच्छा है पढ़ने की। और जो है सरिता देवी उसके पढ़ाने का दायित्व लेती हैं, जिम्मेदारी लेती हैं। और पहले वो बच्चों को पढ़ाया करती थी, अब वो कहती हैं कि मैं बड़ों को पढ़ाऊँगी। तो इस तरह से आज आपका ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। अगले वीडियो तक मिलने के लिए तब तक बच्चों धन्यवाद।